Hello students. How are you all? Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds, a platform for free of cost MD-CAT preparation. Assalamualaikum students, this is Dr. Hamza Tanzir. Hope so all of you are fine and happy. Students, आप सभी के मैसेजेस आ रहे थे मुझे व्हाट्सएप पे भी और मुझे यूट्यूब में वीडियोस के नीचे कमेंट्स भी रिसीव हो रहे थे कि आप सब कह रहे थे कि सर जो नम्स का पेपर हुआ है 2023 का, प्लीज़ उसका जो बायोलॉजी पोर्शन है उसकी की बता दें हमें और उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर दें जैसे आप पहले एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम नम्स 2023 का जो पेपर हुआ है उसके अंदर जो बायोलॉजी पोर्शन था उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो सभी वो हैं जो मैं ऑलरेडी अपने एफएलपीज़ के अंदर या अपने चैप्टर वाइज टेस्ट के अंदर आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने मेरी वो डिस्कशन सुनी होती तो आज आप लोगों के नम्स के बायोलॉजी पोर्शन के अंदर फुल मार्क्स होते। एनी हाउ, बहुत से स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स भी आएंगे इंशाल्लाह जिन्होंने बायोलॉजी इन सेकंड्स के प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन की है बायो की। चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको अब हम स्टार्ट करना है। सबसे पहला एमसीक्यू है स्टूडेंट, सोडियम आयंस आर नियरली डैश टाइम ग्रेटर इन फ्लूइड आउटसाइड द सेल देन इनसाइड। अब स्टूडेंट, ये जो एमसीक्यूज़ है ना, ये नर्व इम्पल्स वाले टॉपिक से उसने पिक किया है। अब वो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि जो हमारे पास नर्व सेल होता है, जो न्यूरॉन होती है, अब वो जो नर्व सेल होता है हमें पता है कि जब ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है तो आउटसाइड जो है वो नेगेटिव होता है और इनसाइड क्या होता है, आउटसाइड जो है वो पॉजिटिव होता है और इनसाइड क्या होता है, नेगेटिव होता है। ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। और वो जो आउटसाइड पॉजिटिव होता है उसकी वजह सोडियम आयंस होते हैं और इनसाइड जो नेगेटिव होता है उसकी वजह पोटाशियम आयंस होते हैं। और ये बात हमने पढ़ी थी कि जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, जो सोडियम आयंस होते हैं वो आउटसाइड इंक्रीज होते हैं और पोटाशियम आयंस इनसाइड इंक्रीज होते हैं। और सोडियम आयंस आउटसाइड कितने टाइम इंक्रीज होते हैं स्टूडेंट्स? जो सोडियम आयंस है ये 10 टाइम्स इंक्रीज होते हैं आउटसाइड देन इनसाइड। क्लियर? और पोटाशियम आयंस मैंने बोला कि इनसाइड इंक्रीज होते हैं देन आउटसाइड। अब वो इनसाइड कितने टाइम इंक्रीज होते हैं स्टूडेंट्स? पोटाशियम आयंस 20 टाइम इंक्रीज होते हैं देन क्या, आउटसाइड। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सोडियम आयंस कितने टाइम इंक्रीज होते हैं आउटसाइड देन इनसाइड, तो वो 10 टाइम है। अगर पूछा जाए कि पोटाशियम आयंस इनसाइड कितने टाइम इंक्रीज होते हैं देन आउटसाइड, तो वो कितना है, 20 टाइम्स। तो चूंकि इस एमसीक्यूज़ के अंदर उसने सोडियम आयंस के बारे में आपसे पूछा है तो यहाँ पे ऑप्शंस को देख लेते हैं, 10, 30, 2 या 3। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो सोडियम आयंस होते हैं ये 10 टाइम इंक्रीज होते हैं आउटसाइड देन इनसाइड। क्लियर? तो जो ऑप्शन ए होगा इसका वो हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। और यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई करनी है स्टूडेंट वो कौन सी करनी है आपने, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इंड्यूस लेबर पेन। कह रहे कि इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो लेबर पेन को इंड्यूस करता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेबर पेन क्या है। ये सवाल उसने बर्थ के टॉपिक में से उठाया। हमें पता है कि जब स्टूडेंट डिलीवरी का टाइम आता है तो फीमेल को जो एक पेन होती है जो कि वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है उसे क्या कहा जाता है, लेबर पेन्स। और वो लेबर पेन कौन इंड्यूस करवाता है स्टूडेंट? हमने पढ़ा था जब एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन फीटस का प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करके मदर के ब्लड में आता है, तो मदर के ब्लड में आने के बाद वो किसको डिक्रीज करता है, वो प्रोजेस्टेरोन के लेवल को डिक्रीज करता है। और जो ही प्रोजेस्टेरोन के लेवल क्या होता है, डिक्रीज, तो हमारा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से कौन सा हार्मोन आता है, ऑक्सीटोसिन। और ये ऑक्सीटोसिन आके क्या करवाता है, लेबर पेन्स इंड्यूस करवाता है। जब ये लेबर पेन्स इंड्यूस करवाता है उसकी वजह से वजाइनल वॉल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है और जो बेबी होता है उसकी डिलीवरी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन या एलएच। तो स्टूडेंट्स का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑक्सीटोसिन, क्योंकि ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है और ये आके क्या काज करवाता है, लेबर पेन इंड्यूसेस करवाता है। और इस ऑक्सीटोसिन को रिलीज कौन करवाता है, डिक्रीज लेवल ऑफ क्या, प्रोजेस्टेरोन। क्लियर? नेक्स्ट, हार्मोन सिक्रेटेड इन बल्क ड्यू टू डिक्रीज वाटर कंटेंट इन ब्लड इज। कह रहे कि जब आपके ब्लड के अंदर पानी का कंटेंट कम हो जाए, मतलब आप डिहाइड्रेशन में जा रहे हैं, तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि बल्क में सिक्रीट होगा? ऑप्शन ए एंटी डायरेटिक हार्मोन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी ग्लूकागोन एंड ऑप्शन डी थायरोक्सिन।
तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि इनमें जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ADH जिसे बोलते हैं, जिसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, ये एक ऐसा हार्मोन है इन चारों ऑप्शंस में से जो कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। डेफिनेटली बात है कि अगर हमारे ब्लड के अंदर वाटर कंटेंट कम है तो वी नीड टू कंजर्व द वाटर, तो हमें पानी को कंजर्व करना है, पानी को सेव करना है, पानी को रीअब्जॉर्ब करना है उन जगह से जहाँ से वाटर लॉस हो रहा है। मोस्टली वो किडनी है, क्योंकि किडनी के अंदर ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, वाटर कंटेंट हमारा यूटिलाइज होता है। क्लियर? तो जो ADH है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये क्या करेगा, ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाएगा और ब्लड के अंदर वाटर के कंटेंट को पूरा करेगा। तो जो हार्मोन बल्क में रिलीज होगा जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट कम हो जाता है, तो दैट इज ADH, या इसका सेकेंड नेम क्या है, वैसोप्रेसिन। ये भी कहाँ से आता है, ये भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। नेक्स्ट है द प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इज। अब वो कह रहे हैं कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की प्रोडक्शन है वो कहाँ होती है। ऑप्शन ए पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, ऑप्शन बी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ऑप्शन सी साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड ऑप्शन डी डेंड्राइट। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो अपने माइंड के अंदर आपने साइनैप्स का स्ट्रक्चर लेके आना है। अगर हम साइनैप्स के स्ट्रक्चर को देखें स्टूडेंट्स, तो साइनैप्स के स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा है कि जो हमारे पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होती है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स के वेसिकल्स होते हैं और इन्हीं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स की प्रोडक्शन हो रही होती है। अगर हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की बात करें, इसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के। अगर हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट की बात करें तो ये वो गैप है जो कि हमारे पास क्या होता है, बिटवीन होता है दो न्यूरॉन्स के, जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। और डेंड्राइट्स का तो न्यूरोट्रांसमीटर से कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर हम बात करें, डेंड्राइट्स तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के ऊपर लगे होते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो राइट और प्रॉपर आंसर है प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर के लिहाज से, वो कौन सा वाला है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। और इसके रेफरेंस के लिए आपने जो इमेज देखनी है वो साइनैप्स वाली देखनी है। नेक्स्ट है एंडोर्फिन आर प्रोड्यूस्ड इन। अब वो कह रहे हैं कि जो एंडोर्फिन्स हैं ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं। ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी एड्रीनल ग्लैंड, ऑप्शन सी स्टमक एंड ऑप्शन डी थाइमस। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन है और नया MCQ है। एंडोर्फिन की बात करें तो स्टूडेंट ये हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होता है। अब स्टूडेंट ये पता है ये लाइन कहाँ लिखी हुई है, ये लाइन लिखी हुई है क्लास 10 बायोलॉजी PTB की बुक में। कि जो हमारा ब्रेन है ये एक स्पेसिफिक काइंड का केमिकल प्रोड्यूस करता है जो कि पेन को रिलीव करने में यूज होता है। ठीक है, तो दैट इज एंडोर्फिन्स। तो जो एंडोर्फिन होता है ये हमारे पास क्या होता है, पेन रिलीविंग केमिकल होता है और ये कौन सेक्रेट कर रहा होता है, ब्रेन सेक्रेट कर रहा होता है। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन ए है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल्स एंड मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। कह रहा है कि वो कौन सा हार्मोन है जो कि स्पर्म सेल्स को भी प्रोड्यूस करेगा और मेल्स के अंदर उनके सेक्सुअली सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर लाइक बियर्ड आना, चेस्ट का इनलार्ज ना होना, वॉइस का भारी होना, ये सारे कैरेक्टर। ऑप्शंस क्या हैं, एस्ट्रोजन नो, प्रोजेस्टेरॉन नो, टेस्टोस्टेरोन यस एंड थायरोक्सिन। तो स्टूडेंट इन चारों ऑप्शंस में से जो राइट आंसर है हमारे पास वो कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि स्पर्म सेल्स की फॉर्मेशन भी करता है और साथ ही साथ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप करता है किनके अंदर स्टूडेंट्स, मेल्स के अंदर। नेक्स्ट है 47 लाइडिंग सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। कह रहे कि जो लाइडिंग सेल्स होते हैं ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग सर्टोली सेल्स और लाइडिंग सेल्स को लेके बड़े कंफ्यूज रहते हैं। सर्टोली सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि हमारे पास क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जिनका काम होता है फ्लूइड सेक्रेट करना, और ये फ्लूइड स्पर्म्स को क्या करता है, नरिश करता है और प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जो लाइडिंग सेल्स होते हैं दीज आर एक्चुअली इंटरस्टिशियल सेल्स, मतलब इंटरस्टिशियल सेल्स को ही लाइडिंग सेल्स कहा जाता है। और ये सेल्स क्या होते हैं, ये सेल्स स्टिमुलेट होते हैं बाय ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये आगे से क्या रिलीज करते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि लाइडिंग सेल्स का जो मेन रोल है वो क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, FSH प्रोडक्शन, स्पर्म प्रोडक्शन या टेस्टोस्टेरोन इनहिबिशन। तो जो लाइडिंग सेल्स हैं स्टूडेंट ये हमारे पास क्या करेंगे, ये टेस्टोस्टेरोन की क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। तो जो ऑप्शन ए हमारे पास है दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेशन ड्यूरिंग द oogenesis इज स्टिमुलेटेड बाय। कह रहे कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ड्यूरिंग oogenesis इसे कौन स्टिमुलेट करता है कि ये रिलीज हो। ऑप्शंस क्या हैं,
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन बी इनहिबिन हार्मोन, ऑप्शन सी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये फॉलिकल्स प्रोड्यूस करता है, क्लियर। अब जो एक फॉलिकल होता है वो आगे ग्रो करता है, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसे फॉलिकल एट्रीसिया बोलते हैं। अब ये FSH ही होता है जो कि फर्दर किसको स्टिमुलेट करता है, एस्ट्रोजन को, ठीक है, जो रिलीज होता है एस्ट्रोजन, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो राइट आंसर होगा उसका ऑप्शन क्या होगा, सी, क्योंकि FSH स्टिमुलेट द एस्ट्रोजन, क्लियर, ड्यूरिंग द ओजेनेसिस। तो 48 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन क्या होगा, सी। नेक्स्ट है, which of the following hormones of the pituitary gland regulate the menstrual cycle। अब ये बड़ा उसने लॉजिकल सवाल दिया, आपने ये भी देखना है कि इनमें से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड का है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट भी कर रहा है। ऑप्शन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एस्ट्रोजन। एक तो ठीक है, FSH तो पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है, लेकिन एस्ट्रोजन पिट्यूटरी का हार्मोन नहीं है, तो इसका मतलब है कि दोनों रेगुलेट कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को, लेकिन एस्ट्रोजन पिट्यूटरी का नहीं है, तो ये नहीं होगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एस्ट्रोजन, दोबारा एस्ट्रोजन नहीं है पिट्यूटरी का हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यस, ये दोनों हार्मोन पिट्यूटरी के हैं और ये दोनों ही मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट भी कर रहे होते हैं। थर्ड, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, अगेन एस्ट्रोजन इज नॉट अ हार्मोन ऑफ बट पिट्यूटरी ग्लैंड एंड प्रोजेस्टेरोन आल्सो नॉट अ हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम एन अफेक्टेड फादर टू ओनली हिज सन। कह रहे कि इनमें से ऐसा कौन सा ट्रेट है जो कि डायरेक्टली फादर से उसके बेटे में जाएगा, बेटियों में नहीं जाएगा, डायरेक्ट फादर से लड़कों में जा रहा है, लड़की में नहीं जा रहा। तो डेफिनेटली बात है कि ऐसा क्रोमोसोम जो कि सिर्फ फादर से सन में जाता है वो सिर्फ वाई क्रोमोसोम है। बाकी एक्स क्रोमोसोम बेटे में भी अगर हम एक्स क्रोमोसोम की बात करें, एक्स लिंक ट्रेट्स की बात करें, तो एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट्स जो होते हैं अगर हम वो देखें तो वो मेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होते हैं, एक्स लिंक डोमिनेंट ज़्यादा फीमेल्स के अंदर कॉमन होते हैं। लेकिन जो डायरेक्टली फादर से लड़के में आता है वो हमारे पास हमेशा वाई लिंक्ड ट्रेट होता है। यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं, ऑटोसोमल नो, एक्स लिंक्ड नो, वाई लिंक्ड एंड यस, एंड ऑप्शन डी एक्स वाई लिंक्ड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो ऑप्शन कौन सा होगा, सी, वाई लिंक्ड, क्योंकि ये डायरेक्टली फादर से किस में जाता है, लड़कों में जाता है। नेक्स्ट 51 है, when both the alleles of a single gene pair are same, the organism is said to be। कह रहे हैं कि अगर alleles की दोनों, एक जीन है उसकी alleles पेयर अगर सेम है तो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए हेट्रोजाइगस, ऑप्शन बी जीनोटाइप, ऑप्शन सी होमोजाइगस एंड ऑप्शन डी फिनोटाइप। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अगर एक जीन्स की जो alleles पेयर होते हैं वो सेम हो तो दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस, क्योंकि होमो मीन क्या होता है, सेम। तो अगर उसके जीन्स की अलील्स पेयर सेम है तो दैट इज होमोजाइगस, अगर यहाँ पे डिफरेंट का वर्ड यूज करते हो तो दैट इज हाइड्रोजाइगस। तो इसलिए ऐसे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, दिस थ्योरी सेज दैट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर इन इफेक्ट एंशिएंट बैक्टीरिया विच नाउ लिव इनसाइड द लार्जर सेल्स। ऑप्शंस हैं डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, लिमार्किज्म, नियो डार्विनिज्म्स, और स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन डी आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन ऑप्शन डी यहाँ पे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जिसमें इनगल्फिंग की बात आती है, इनसाइड की बात आती है, तो वो हमारे पास कौन सी थी, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। क्योंकि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में यही पढ़ा था हमने कि पहले जो एनारोबिक थे उन्होंने एरोबिक्स को खाया, फिर उन्होंने स्पायरोकीट्स को खाया, फिर उन्होंने डिफरेंट साइनोबैक्टीरियाज को खाया। तो इसलिए वो जो इनगल्फिंग वाला मेथड है वो एंडोसिम्बायोट्स के अंदर है। तो यहाँ पे भी जो सेकंड लाइन अगर गौर से देखो, इन इफेक्ट एंशिएंट बैक्टीरिया विच नाउ लिव इनसाइड द लार्जर सेल्स, तो ये एंडोसिम्बायोट्स की बात हो रही है। तो इसलिए यहाँ से जो ऑप्शन डी होगा एंडोसिम्बायोट्स थ्योरी, दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन फंक्शन बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। मैंने बोला था कि जो स्ट्रक्चरली अलाइक होते हैं, फंक्शनली डिफरेंट होते हैं, वो होमोलोगस होते हैं, लेकिन जो फंक्शनली अलाइक हों और स्ट्रक्चरली डिफरेंट हो वो क्या होते हैं, एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं, एनालोगस ऑर्गन्स, होमोलोगस ऑर्गन्स, कन्वर्जेंट ऑर्गन्स या डाइवर्जेंट ऑर्गन्स। तो स्टूडेंट डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, एनालोगस ऑर्गन्स, जो कि स्ट्रक्चरली तो डिफरेंट है बट फंक्शनली क्या है, सेम है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच मे नॉट बी अ मोड ऑफ एक्शन ऑफ एन एंटीबॉडी।
कह रहे कि इनमें से कौन सा जो है वो एंटीबॉडी का एक्शन नहीं है। ऑप्शन ए न्यूट्रलाइजिंग एन एंटीजन, यस इसका काम ही एंटीजन को न्यूट्रलाइज करना होता है। बी प्रेसिपिटेटिंग एन एंटीजन, हाँ इसके टुकड़े भी करता है। सी सक्रीशन ऑफ साइटोकाइंस, हाँ ये डिफरेंट केमिकल्स को रिलीज कर रहे होते हैं। ऑप्शन डी इनहेंसिंग फेगोसाइटोसिस, नहीं जो फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस है मुझे लगता है कि ये मोनोसाइट्स डील कर रहे होते हैं, ये एंटीबॉडीज़ के अंडर भी नहीं होता, इसलिए जो ऑप्शन डी है इज़ नॉट एन फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, क्योंकि फेगोसाइटोसिस एक अलग मोड है, वो अलग सेल्स का डोमेन है, वो एंटीबॉडीज़ का डोमेन नहीं है। So the answer of question number 54 is option D, enhancing phagocytosis. Next है pepsinogen is converted into its active form pepsin by, कह रहे कि जो पेप्सिनोजिन है वो अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है जो कि पेप्सिन है, किसकी मदद से। ऑप्शन है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एक्शन, ऑप्शन बी डिसॉल्विंग इन म्यूकस, ऑप्शन सी हार्मोनल एक्शन एंड ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो पेप्सिनोजिन है ये इनएक्टिव फॉर्म में सेक्रेट होता है, किसके अंदर, स्टमक के अंदर, और इसको कन्वर्ट किया जाता है इसकी एक्टिव फॉर्म पेप्सिन के अंदर, किसके थ्रू, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है पेप्सिनोजिन को किसके अंदर, पेप्सिन के अंदर, और ये पेप्सिन इन्वॉल्व होता है इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो क्वेश्चन नंबर जो 55 है उसका जो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, डी। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक फैक्टर इज सिक्रेटेड बाय, कह रहे कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं वो कौन सिक्रेट करता है। ऑप्शन है पेंक्रियास, ऑप्शन बी लिवर, ऑप्शन सी स्टमक एंड ऑप्शन डी ड्यूडेनम। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सेल्स होते हैं वो हमारे पास क्या रिलीज़ करते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर्स को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सेल्स कहाँ अवेलेबल होते हैं, स्टमक के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो इस लिहाज से जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स होंगे दे आर सेक्रेटेड बाय स्टमक। तो ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है द सेल विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग इम्यूनिटी आर, कह रहे कि ऐसे सेल्स जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपिंग इम्यूनिटी में वो कौन से हैं। ऑप्शन ए मोनोसाइट्स, ऑप्शन बी न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट्स एंड ऑप्शन डी थ्रोम्बोसाइट्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो सेल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन डेवलपिंग इम्यूनिटी को हमारे पास कौन से होते हैं, लिम्फोसाइट्स, क्योंकि ये लिम्फोसाइट्स होते हैं ये एंटीबॉडीज़ को बनाते हैं, और जो सेल्स एंटीबॉडीज़ को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग इम्यूनिटी। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन क्या है, सी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड कंपोनेंट स्टार्ट फ्रॉम ओरल कैविटी, कह रहे कि हमारा जो ओरल कैविटी है वहाँ पे फूड का कौन सा कंपोनेंट जो है वो डाइजेस्ट होता है। ऑप्शन ए है प्रोटीन्स, ऑप्शन बी है फैट्स, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट्स और ऑप्शन डी है वाइटामिन्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारी जो ओरल कैविटी है उसमें डाइजेशन ऑफ क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, और जो एंजाइम उस कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है उसका नाम क्या है, स्लाइवरी अमाइलेज, या इसी का सेकंड नेम क्या है, टायलिन। तो इस लिहाज से जो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर है वो ऑप्शन कौन सा है, सी। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कह रहे जो वैक्सीनेशन जो है ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है। अगर स्टूडेंट्स अगर हम इस पर थोड़ा सा गौर करें, वैक्सीनेशन के अंदर क्या होता है कि हम बॉडी के अंदर डेड और वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंजेक्ट करते हैं और बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बनाती है, एंटीबॉडीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्टिव मेथड है, ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी का मेथड है। और साथ ही साथ ये नेचुरल हुआ या आर्टिफिशियल हुआ, आर्टिफिशियल हुआ, क्योंकि हम इसके अंदर हम खुद इसके अंदर डेड और वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चूंकि इंजेक्ट कर रहे होते हैं, सो ये आर्टिफिशियल हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, उसके बाद है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, उसके बाद है अक्वायर्ड या आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, या ऑप्शन डी है अक्वायर्ड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं ये हमारे पास कौन सी इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड या आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, डेड और वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, और बॉडी इसके अगेंस्ट क्या बनाती है, एंटीबॉडीज। तो जो इम्यूनिटी डेवलप होती है दैट इम्यूनिटी इज कॉल्ड अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, या इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है द हार्ट चैम्बर फ्रॉम वेयर आयोटा ओरिजिनेट्स, कह रहे हैं कि हमारे हार्ट की किस चैम्बर में से आयोटा ओरिजिनेट करती है। ऑप्शन ए लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन बी राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन सी लेफ्ट एट्रियम एंड ऑप्शन डी राइट एट्रियम।
तो स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया था कि हमारे हार्ट का सबसे थिकेस्ट चैम्बर जो है वो कौन सा है, वेंट्रिकल है। कौन सा वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल। और वहाँ से जो एक ओरिजिनेट होती है वेसल दैट इज कॉल्ड अयोटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा, ए, क्योंकि जो अयोटा होती है ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट है प्यूबिस सिम्फिसिस एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क आर द एग्जाम्पल ऑफ। कह रहे हैं कि प्यूबिस सिम्फिसिस मतलब जहाँ पे हमारी प्यूबिक बोन्स आपस में जुड़ती हैं, एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क और हमारे जो वर्टिब्रा के दरमियान में डिस्क होती है। कह रहे हैं ये किस चीज़ की एग्जांपल्स हैं। ऑप्शन है फाइब्रस जॉइंट्स की, ऑप्शन बी साइनोवियल जॉइंट्स की, ऑप्शन सी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की, एंड ऑप्शन डी ग्लाइडिंग जॉइंट्स की। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जहाँ पे जिन जॉइंट्स के दरमियान में कार्टिलेज मौजूद होता है उनको क्या बोला जाता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स बोला जाता है। तो डेफिनेटली जो हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं ये हमारे पास, और जो सिम्फिसिस प्यूबिस है ये एग्जांपल है किस चीज़ की, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की। क्योंकि अगर फाइब्रस कार्टिलेज की बात करें ये तो इमूवेबल होते हैं और उनके दरमियान कार्टिलेज एग्जिस्ट नहीं करता। साइनोवियल जॉइंट्स में तो साइनोवियल फ्लूइड होता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जिसके अंदर क्या होता है, बोन्स के दरमियान में क्या होता है, कार्टिलेज होता है। जैसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क ये एक तरह का कार्टिलेज है जो कि बिटवीन द वर्टिब्रास होता है, और जो सिम्फिसिस प्यूबिस है ये भी एक कार्टिलेज होता है जो कि प्यूबिक बोन्स के दरमियान में होता है। सो इस लिहाज से जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे वो ऑप्शन कौन सा होगा, सी, दैट इज कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। नेक्स्ट है कार्टिलेज इज मोर डिफिकल्ट टू हील देन बोन्स बिकॉज कार्टिलेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना है आपने। कह रहे हैं कि जो बोन्स होती हैं वो तो जल्दी से हील हो जाती हैं, लेकिन कार्टिलेज इतना जल्दी हील नहीं होता। इसकी वजह क्या है, ऑप्शन ए लैक्स मस्कुलर सप्लाई, ऑप्शन बी lack mineral deposits in matrix, option C has less number of cells deep down, and option D lacks protein in matrix। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो कार्टिलेज होता है उसके अंदर लैक ऑफ वेस्कुलर सप्लाई होती है। कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेजल्स नहीं होती। जब कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेजल्स नहीं होती तो उसको ठीक से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते। डेड सेल्स को रिमूव करना, नए सेल्स बनाने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, ब्लड सप्लाई रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे। अब चूंकि कार्टिलेज के पास ब्लड सप्लाई नहीं होती प्रॉपरली, वो नियर बाय सेल्स को जो ब्लड सप्लाई हो रही होती है वहाँ से डिफ्यूज फॉर्म में थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले रहा होता है। तो इसीलिए कार्टिलेज जो है वो जल्दी से हील नहीं होता, क्योंकि उसके पास क्या नहीं होती, वास्कुलर सप्लाई, मतलब उसके पास ब्लड सप्लाई नहीं होती। क्लियर। नेक्स्ट है विच फीचर इज एब्सेंट फ्रॉम कार्डिक मसल्स। कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो कार्डिक मसल्स के अंदर नहीं होता। ऑप्शन है इंटरकैलेटेड डिस्क, ये तो होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स, ये नहीं होता। ऑप्शन सी लाइट एंड डार्क बैंड्स, यस ये स्ट्राइडेटेड होते हैं। और ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्टाइल सार्कोमेर्स, यस इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल सार्कोमेर्स भी होते हैं। तो जो ऑप्शन बी है मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स, ये हमारे पास किसका फीचर नहीं है, ये हमारे पास कार्डियक सेल्स का फीचर नहीं है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल्स फाइबर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। कह रहे हैं कि जो हमारे मसल्स फाइबर के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए कैल्शियम स्टोरेज, ऑप्शन बी प्रोटीन स्टोरेज, ऑप्शन सी लिपिड मेटाबॉलिज्म, एंड ऑप्शन डी स्टोरिंग सेल वेस्टेज। अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि जो ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं कहाँ से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये जाके ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होते हैं और आगे से फिर क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन करने में हेल्प कर रहा होता है। तो इस लिहाज से जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन रोल होता है इन द मसल्स फाइबर वो यही होता है कि कैल्शियम को क्या करना, स्टोर करना। और ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन यहीं से कैल्शियम को रिलीज किया जाता है और वो कैल्शियम जाके ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होता है और कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्प कर रहा होता है। तो इस लिहाज से जो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कैल्शियम स्टोरेज। नेक्स्ट है द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज। ये बड़ा सिंपल सा सवाल उसने पूछा कि दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शन है, जो पॉइंट है जहाँ पे वो दोनों न्यूरॉन्स आपस में आके जुड़ती हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इम्पल्स, ऑप्शन बी साइनैप्स, ऑप्शन सी एक्सोन, एंड ऑप्शन डी क्लेफ्ट। तो डेफिनेटली बात है स्टूडेंट जो जंक्शन होता है बिटवीन टू न्यूरॉन्स दैट इज कॉल्ड साइनैप्स। तो ये ऑप्शन कौन सा होगा, बी। नेक्स्ट है विच हार्मोन इज केमिकली अ स्टीरॉइड। कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि स्टीरॉइड बेस्ड है, एडीएच, थायरोक्सिन, कॉर्टिसोन या इंसुलिन। तो स्टूडेंट आपको जो नेम से ही प्रेजेंट हो रहा है कि ये स्टीरॉइड है वो कौन है, कॉर्टिसोन। ऑप्शन सी
जो कॉर्टिसोन होते हैं ये हमारे पास स्टीरॉइड बेस्ड हार्मोन्स होते हैं, क्लियर, और ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रेट होते हैं। तो जो ऑप्शन सी है ये हमारे पास ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि स्टीरॉइड बेस्ड होते हैं। इसके साथ टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये भी सारे जो हैं ये स्टीरॉइड बेस्ड हार्मोन्स हैं। नेक्स्ट है अंडर एक्टिविटी ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड। कह रहा है अगर पैराथायरॉइड ग्लैंड ठीक से काम ना करे, कॉजेज अ ड्रॉप इन ब्लड ऑफ, तो ये हमारे ब्लड में क्या चीज़ कम कर देगा? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी पोटाशियम एंड ऑप्शन डी कैल्शियम। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि पैराथायरॉइड ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम क्या होता है? पैराथ हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, जब हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ड्रॉप होता है तो ये हमारी बोन्स में से कैल्शियम निकाल के हमारे कहाँ एंटर करता है? ब्लड में एंटर कर रहा होता है। अगर पैराथायरॉइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करेगा तो हमारे ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल कम होगा तो ये इसके हार्मोन्स की रिलीज नहीं होगी, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ड्रॉप ही रहेगा। तो इस लिहाज से पैराथायरॉइड ग्लैंड अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या होगा? ड्रॉप होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कैल्शियम। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन एस्टेब्लिश द मैट्रिक्स ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। कह रहे कि इनमें से ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो कि बोन और कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है वो बनाती है? ऑप्शन है इलास्टिन, ऑप्शन बी कैराटिन, ऑप्शन सी कोलाजिन एंड ऑप्शन डी हिस्टोन। तो स्टूडेंट जब भी आपसे बोन्स और कार्टिलेज की प्रोटीन के बारे में पूछा जाए तो वह सिंगल प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज, दैट इज कोलाजिन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रिएक्ट विद एंजाइम एट। कह रहे कि जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से मुराद एक ऐसा इनहिबिटर जो कि एक्टिव साइट के साथ जाके बाइंड नहीं होता, क्लियर। कह रहे कि वो एंजाइम की किस जगह पे जाके बाइंड होते हैं? ऑप्शन ए एलोस्टेरिक साइट, ऑप्शन बी एक्टिव साइट, ऑप्शन सी पैसिव साइट एंड ऑप्शन डी रेगुलेटरी साइट। तो अगर स्टूडेंट ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात करता तो हम कहते हैं वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जाके बाइंड होता है, लेकिन उसने यहाँ पे बात की है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की। तो हम जानते हैं कि जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं ये एक्टिव साइट के साथ जाके बाइंड नहीं होते, ये अदर देन एक्टिव साइट पे जाके बाइंड होते हैं। तो जिस साइट पे जाके ये बाइंड होते हैं दैट साइट इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन ए है दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मोस्ट एंजाइम्स वर्क द बेस्ट एट द फॉलोइंग टेम्परेचर। कह रहा कि जो एंजाइम्स होते हैं ज़्यादातर वो किस टेम्परेचर पे अपना बेस्ट काम करते हैं? ऑप्शन ए 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 50 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी 20 डिग्री सेल्सियस। बहुत से बच्चे इसके आंसर को लेके कंफ्यूज हैं, लेकिन स्टूडेंट इसका जो मोस्ट पॉसिबल आंसर बन रहा है वो 40 डिग्री सेल्सियस बन रहा है। कैसे? क्योंकि 37.5 डिग्री एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है और जो नियरेस्ट टेम्परेचर है इसके वो 40 डिग्री सेल्सियस है। और सेकंड बात 40 डिग्री सेल्सियस के बाद जाके एंजाइम डीनेचर होते हैं, उससे पहले एंजाइम डीनेचर्ड नहीं होते। तो इसका मतलब ये हुआ कि 40 डिग्री सेल्सियस तक एंजाइम्स के मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो इसलिए आपसे ऑप्शन बी इज मोस्ट रेलिवेंट। नेक्स्ट है इन टर्म ऑफ एंजाइम एक्शन मैक्सिमम टेम्परेचर रेफर्स टू अ टेम्परेचर एट विच। कह रहे कि अगर हम एंजाइम एक्शन की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर से क्या मुराद लिया जाता है? एंजाइम स्टार्ट टू डीनेचर, एंजाइम स्टार्ट टू रीनेचर, एंजाइम्स वर्क बेस्ट या एंजाइम्स आर रीएक्टिवेटेड। तो डेफिनेटली बात है स्टूडेंट मैक्सिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर एंजाइम्स क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं? डीनेचर्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर से मुराद वो टेम्परेचर जिसके ऊपर एंजाइम्स क्या करेगा? अपना वर्क बेस्ट करेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात हुई है, द मैक्सिमम टेम्परेचर हेयर इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो मैक्सिमम टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर के रेफर से यहाँ पे लिया गया। तो यहाँ पे अगर वो कहता ना कि इन टर्म ऑफ एंजाइम एक्शन अबव मैक्सिमम टेम्परेचर या अबव ऑप्टिमम टेम्परेचर रेफर्स टू, तो अगर अबव का वर्ड आता तो हम कहते हैं एंजाइम स्टार्ट टू डीनेचर। लेकिन यहाँ पे अगर मैक्सिमम टेम्परेचर का वर्ड आ रहा तो इट्स मीन दैट इज एंजाइम्स वर्क बेस्ट, कि एंजाइम अपना बेस्ट वर्क कर रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर के ऊपर। और वो टेम्परेचर के उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ऑप्टिमम टेम्परेचर। नेक्स्ट है 72 डैश रिड्यूस द एंजाइम्स प्रोडक्टिविटी बाय ब्लॉकिंग द, आगे स्टूडेंट वो चूंकि फोल्ड हुआ हुआ पेज, एंटरिंग इनटू द एक्टिव साइट ड्यू टू द सिमिलर शेप्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे लिखा ना वर्ड सिमिलर शेप्स, तो हमने पढ़ा था एक ऐसा इनहिबिटर जिसके अंदर स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है सबस्ट्रेट के साथ, वो कौन सा था?
कम्पिटेटिव इनहिबिटर। तो चूंकि स्टेटमेंट को अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो उसका जो हमें आंसर लग रहा है वो कम्पिटेटिव इनहिबिटर लग रहा है, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन P700 विच इवेंट इज मोस्ट लाइकली टू अकर। कह रहे कि जब लाइट फॉल करती है फोटो सिस्टम 1 के ऊपर तो कौन सा इवेंट इनमें से होता है? ऑप्शन ए इट इंड्यूस फोटोलाइसिस, ऑप्शन बी गेन्स हाइड्रोजन, ऑप्शन सी एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑप्शन डी इट इज ऑक्सीडाइज्ड। तो स्टूडेंट जो मोस्ट लाइकली इवेंट होगा लाइट फॉल होने पर दैट इज इट इज ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि जब लाइट फॉल करती है P700 के ऊपर तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका मतलब है कि वहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाते हैं, रिलीज होते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे होते हैं। जब वहाँ से हाइड्रोजन एटम या जिसे हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं जब वो वहाँ से रिलीज होते हैं तो वहाँ पे एक होल क्रिएट होता है, जिस होल को कौन फिल कर रहा होता है, पीछे से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लाइट रिएक्शन एंड देन यूटिलाइज इन द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। कह रहे हैं इनमें से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि रिलीज होता है जब लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है और वो मॉलिक्यूल यूज भी होता है किसके अंदर, डार्क रिएक्शन में। ऑप्शन है ATP एंड NADP, ADP एंड NADP, ADP एंड NADPM या ATP एंड NADPH। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि इन द फाइनल स्टेज ऑफ लाइट रिएक्शन हमें क्या मिल रहा होता है एट द एंड, ATP एंड NADPH। दिस ATP एंड NADPH इज यूटिलाइज इन द डार्क रिएक्शन, जिससे हम क्या बना रहे होते हैं, शुगर बना रहे होते हैं। नेक्स्ट है Which are the end product of light reaction of photosynthesis। कह रहे कि इनमें से कौन सी जो प्रोडक्ट हैं वो लाइट रिएक्शन की हैं। Which are the products of light reaction of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन की कौन सी प्रोडक्ट है? ऑप्शन है ATP एंड NADPH, ATP एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड NADP, ATP एंड वाटर। तो स्टूडेंट तकरीबन दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सेम है। इसका भी जो आंसर होगा वो हमारे पास क्या बनेगा, ATP एंड NADPH, क्योंकि उसने पूछा लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस की एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो 74 और 75 ऑलमोस्ट सेम है। नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ ATP ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस एट द रीजन। कह रहे कि जो सिंथेसिस ऑफ ATP ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस एट द रीजन, कह रहे कि जो ATP की सिंथेसिस होती है वो किस जगह पे होती है? ऑप्शन है स्ट्रोमा, ऑप्शन बी थैलाकॉइड, ऑप्शन सी मैट्रिक्स एंड ऑप्शन डी सिस्टर्निंग। तो स्टूडेंट्स हम पता है कि जो ATP की फॉर्मेशन होती है वो ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन होती है और लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा होता है, थैलाकॉइड पे हो रहा होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा, बी, दैट इज थैलाकॉइड। नेक्स्ट है द कंप्लीट मेच्योर एंड इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल इज नाउन एज। कह रहे कि जो एक कंप्लीट मेच्योर और इन्फेक्शियस वायरस का पार्टिकल होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वेनोम, ऑप्शन बी जेनोम, ऑप्शन सी वायरियन एंड ऑप्शन डी कैप्सिड। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है दैट इज वायरियन। द कंप्लीट मेच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल ऑफ वायरस इज नाउन एज वायरियन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ऑल वायरसेस आर, कह रहे कि सारे के सारे वायरसेस क्या होते हैं? ऑप्शन ए ऑटोट्रॉफ्स, ऑप्शन बी हेटरोट्रॉफ्स, ऑप्शन सी पैरासाइट्स एंड ऑप्शन डी प्रीडेटर्स। तो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट ऑल वायरसेस आर पैरासाइट्स, क्योंकि ये इनसाइड द बॉडी ऑफ क्या रहते हैं, होस्ट। ये होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं और उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल करके अपने आप को रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। सो वी सेड दैट ऑल वायरसेस आर क्या, पैरासाइट्स। नेक्स्ट है डैश इंक्रीज द पैथोजेनिसिटी ऑफ बैक्टीरिया। कह रहे कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी को इंक्रीज करती है? ऑप्शन है कैप्सूल, ऑप्शन बी सेल वॉल, ऑप्शन सी स्लाइम एंड ऑप्शन डी सेल मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स ये हमारी बुक के अंदर क्लियरली मेंशन है कि जो स्लाइम है इट इंक्रीज द पैथोजेनिसिटी ऑफ क्या, बैक्टीरिया। तो जो ऑप्शन सी होगा स्लाइम, दिस इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इट इन्वॉल्व इन द इंक्रीज इन द इंक्रीमेंट ऑफ द पैथोजेनिसिटी ऑफ क्या, बैक्टीरिया। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट नाउन बैक्टीरिया बिलोंग टू द जीनस। कह रहा है कि नीचे आपको कुछ बैक्टीरिया की जीनस दी गई है, बताओ इनमें से सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है? ऑप्शन है माइकोप्लाज्मास, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन सी एस्चेरिशिया एंड ऑप्शन डी बैसिलस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो माइकोप्लाज्मास है ये हमारे पास ऐसे बैक्टीरिया होती है जिनमें सेल वॉल भी नहीं होती और ये हमारे पास क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट नॉन बैक्टीरिया के अंदर आते हैं।
तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, मिजेंट्रिक वेन। मिजेंट्रिक वेन ड्रेन द ब्लड फ्रॉम। कह रहे कि जो मिजेंट्रिक वेन होती हैं वो कहाँ से ब्लड को ड्रेन करती हैं? ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी स्टमक एंड ऑप्शन डी गॉल ब्लैडर। तो सुन, जब भी मिजेंट्री का वर्ड आप सुनोगे तो इसका मतलब है ये इंटेस्टाइन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्मॉल मिजेंट्री की बात करेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज मिजेंट्री की बात करेगा तो लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट, हमारे पास क्या बनेगा? लार्ज इंटेस्टाइन, डेट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सेकेंडरी सेल वॉल इन प्लांट्स इज प्रेजेंट। कह रहा है कि प्लांट सेल्स के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ मौजूद होती है? ऑप्शन है आउटर टू प्राइमरी सेल वॉल, नहीं। इन बिटवीन टू प्राइमरी वॉल्स, नहीं, वो मिडिल लैमेला होता है। बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस। ओके, अब सबसे बाहर होती है प्राइमरी सेल वॉल, उसके नीचे होती है सेकेंडरी सेल वॉल, उसके नीचे होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान में क्या होती है? सेकेंडरी सेल वॉल। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट डिस्टिंग्विश प्रोकैरियोटिक सेल वॉल फ्रॉम फंगल सेल वॉल। यानी कि क्या चीज़ जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल को फंजाई की सेल वॉल से डिफरेंट करती है? ऑप्शन ए प्रोकैरियोटिक सेल वॉल्स कंटेन सेलुलोज, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकिन, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल्स कंटेन क्यूटिन, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल्स कंटेन सिलिका। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक्स की सेल वॉल होती है दैट आर मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकिन, या इसका एक और नाम क्या है? म्यूरिन। जबकि फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटिन। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन बी है प्रोकैरियोटिक सेल वॉल्स कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकिन इज मोर रेलिवेंट आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है, पॉलिनेशन इज फैसिलिटेटेड बाय। कह रहे कि जो पॉलिनेशन है उसे कौन सी चीज़ फैसिलिटेट कर रही होती है? ऑप्शंस क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी ल्यूकोप्लास्ट एंड ऑप्शन डी अमाइलोप्लास्ट। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं? कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं अदर देन ग्रीन, और ये ब्राइट कलर पिगमेंट्स कंटेनिंग होते हैं। तो जिनकी तरफ देख के जो इंसेक्ट्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। सो ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट इज अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस स्टेटमेंट। इट हेल्प्स इन द पॉलिनेशन, क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस, ल्यूकोप्लास्ट हेल्प्स इन द स्टोरेज। नेक्स्ट है, टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग। पहले तो ये पता होना चाहिए कि टोनोप्लास्ट है क्या। तो स्टूडेंट, जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। अब ये टोनोप्लास्ट किस किस चीज़ को सेपरेट करती है? ऑप्शन है वैक्यूल एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, नहीं। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, नहीं। वैक्यूल एंड स्ट्रोमा, नहीं। वैक्यूल एंड साइटोप्लाज्म, यस, क्योंकि जो वैक्यूल होता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर बड़ा होता है, किसी ऑर्गेनेलिज के साथ ये अटैच्ड नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है वो वैक्यूल और साइटोप्लाज्म को क्या करी होती है? सेपरेट करी होती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ईच सेंट्रियोल इज कंपोज्ड ऑफ डैश माइक्रोट्यूब्यूल्स। कह रहे कि जो एक सेंट्रियोल होता है वो बना होता है कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स से? 7 ट्रिपलेट्स, 11 ट्रिपलेट्स, 9 ट्रिपलेट्स या 5 ट्रिपलेट्स। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी बुक के अंदर लाइन बड़ी क्लियरली मेंशन्ड है कि एक सेंट्रियोल के अंदर 9 ट्रिपलेट्स होते हैं किसके? माइक्रोट्यूब्यूल्स के। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, द फोल्ड्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड। कह रहे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है उसके जो फोल्ड्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सिस्टर्नी, ऑप्शन बी क्रिस्टी, ऑप्शन सी मेसोसोम्स एंड ऑप्शन डी इनफॉल्ड्स। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो इनफॉल्डिंग्स होती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की दैट आर कॉल्ड क्रिस्टी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच जोन इज एम्बेडेड इनसाइड? ऑप्शन ए हाइड्रोफिलिक, ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिक, ऑप्शन सी ग्लोबुलर एंड ऑप्शन डी फिलामेंटियस। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कि सेल मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बाइलेयर सी इन विच प्रोटीन्स आर एम्बेडेड। तो जो चीज़ एम्बेडेड होती है दैट इज प्रोटीन एंड प्रोटीन्स आर ग्लोबुलर। सो ऑप्शन सी हियर इज करेक्ट। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द वन विच इज नॉट फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कह रहा है कोई एक सेलेक्ट करो जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन नहीं है। ऑप्शन है मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, ये तो है। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, ये भी है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ये भी है। प्रोसेसिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये नहीं है, क्योंकि
जो प्रोसेसिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ऑप्शन डी हियर इज करेक्ट। दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है स्टूडेंट, ये थोड़ा सा हमारे पास क्लियर नहीं है, ये इसी तरह से आया है अभी, लेकिन हमने इसकी स्टेटमेंट से जो थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाया कि सेल मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन डैश विच हेल्प्स इन द एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो स्टूडेंट इसका जो ऑप्शंस के लिहाज से करेक्ट आंसर बन रहा है, जो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों में हेल्प करते हैं वो हमारे पास होते हैं चार्ज्ड पोर्स। क्लियर? इसकी स्टेटमेंट जब हमें प्रॉपर तरीके से मिलेगी तो इंशाल्लाह आपके साथ ये एमसीक्यू दोबारा शेयर किया जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों को फैसिलिटेट कर रही होती है, दैट इज चार्ज्ड पोर्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डैश आर स्फेरिकल सैक्स सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन एंड कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसके स्फेरिकल थैलियाँ हैं और वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है और उनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। तो स्टूडेंट जब भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की बात आएगी तो आपके माइंड में हमेशा एक ही ऑर्गेनेली आना चाहिए, और वो कौन सा आना चाहिए स्टूडेंट? दैट आर लाइसोसोम्स। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि बाकी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, क्लोरोप्लास्ट, ये तो नहीं है ऐसी चीज़ें कि जिनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम्स ऐसे हैं जिनके अंदर क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन मैमेलियन सेल्स आर। ये एक ऐसा एमसीक्यू है जो कि अपने टेस्टों के अंदर मैं बार बार देता रहा हूँ आप लोगों को, और आप लोग इसमें मुझसे लड़ते भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उसने कंडीशन लगाई है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अगर यहाँ पे वो हसाब सिंपल ये कहता कि मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन मैमेलियन सेल्स, तो वो वाटर होता। अब यहाँ पे चूंकि उसने ऑर्गेनिक का वर्ड यूज़ कर दिया तो वाटर ऑर्गेनिक नहीं है। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा चीज़ अबंडेंटली ऑर्गेनिक पाई जाती है दैट इज़ प्रोटीन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाकी जो ऑप्शन हैं वो है वाटर, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये तो करेक्ट आंसर्स नहीं है, बट जो प्रोटीन्स हैं ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सबसे ज़्यादा अबंडेंटली पाया जाता है कि इनके अंदर, मैमल्स के अंदर। नेक्स्ट है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द एनवायरनमेंट इज बिकॉज ऑफ विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। कह रहे कि इन्वायरमेंट के अंदर जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है, इन्वायरमेंट के अंदर जो टेम्परेचर की मेंटेनेंस होती है, ये पानी के कौन से करैक्टर की वजह से होती है? ऑप्शन है सॉल्वेंट प्रॉपर्टी, हीट कैपेसिटी, आयनाइजेशन या प्रोटेक्शन। तो स्टूडेंट्स पानी के अंदर जो हीट कैपेसिटी वाली प्रॉपर्टी है ना, ये हमारे इन्वायरमेंट के अंदर थर्मल स्टेबिलिटी को मेंटेन किए हुए है। अगर पानी के अंदर हीट कैपेसिटी ना हो, पानी के अंदर हीट को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ना हो, तो हमारे इन्वायरमेंट में पानी किसी काम का ही नहीं। क्लियर? क्योंकि पानी का मेन काम क्या होता है? हीट को अब्जॉर्ब करना, जिससे हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या रहता है? स्टेबल रहता है। जैसे आपको स्वेटिंग होती है तो वो आपकी स्किन के ऊपर जो टेम्परेचर होता है वो क्या कर लेते हैं? वो स्वेटिंग वाला पानी इस टेम्परेचर को अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है? स्टेबल रहता है। नेक्स्ट है CH बॉन्ड इन लिपिड्स आर इम्पॉर्टेंट। कह रहे हैं कि लिपिड्स के अंदर जो CH बॉन्ड होते हैं ये किस लिए ज़रूरी होते हैं? ऑप्शन है एज इंसुलेटिंग मटीरियल, ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग मोर एनर्जी, ऑप्शन सी एज एक्सोस्केलेटन, ऑप्शन डी एज क्यूटिकल ऑफ लीव्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि लिपिड्स के अंदर CH बॉन्ड्स ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि वो उसको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये बात आपने पढ़ी थी कि लिपिड्स कंटेन मोर CH बॉन्ड बिकॉज दे कंटेन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। सो here the right answer is providing more energy. Next है these carbohydrates are sweetest among all carbohydrates। कह रहे हैं कि इनमें से ऐसे कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि स्वीटेस्ट हैं among all carbohydrates। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट सबसे स्वीटेस्ट हैं वो कौन है? मोनोसैकेराइड्स। तो अगर हम देखे जाए तो हम ये ऑप्शंस क्या क्या? मोनोसैकेराइड्स, डायसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। तो monosaccharides are the simplest form of carbohydrates and sweetest among all carbohydrates। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास नम्स का पेपर था जो कि 2023 में हुआ है। उम्मीद है कि इसमें से बहुत से ऐसे एमसीक्यूज होंगे जो आपको MD कैट में भी आएंगे। तो आपने इसके डिस्कशन को बड़े ध्यान से सुना। आपने ये भी नोट डाउन किया होगा कि ज़्यादा मुश्किल पेपर उसने कहाँ से उठाया, आसान पेपर कहाँ से उठाया। आपने इन ट्रिक्स को ज़्यादा माइंड में रखना है और अपनी MD कैट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी है आपने। और स्टूडेंट्स अगर कोई भी चीज़ आपको, कोई भी मटेरियल, कोई भी लेक्चर, कोई भी MCQ शीट आपको रिक्वायर्ड है किसी भी टॉपिक के हवाले से, तो आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करना है या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। आई विल प्रोवाइड यू। उम्मीद है कि आप अपनी MD कैट के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।